हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था। क्या देखा था हमने कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट until and unless any external force is applied on it, and if the body is in the state of motion it will continue to be in the state of motion with the same speed and in the same direction until and unless any external force is applied on it. Now in this video we will see what is the second law of motion. इसे बेसिकली हम दो तरीके से समझेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन कह रहा है कि जो फोर्स लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब हमें इस सेकेंड लॉ को समझने के लिए पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, मोमेंटम। ओके, क्योंकि ये टर्म फर्स्ट टाइम आया है तो हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन। अब ये अमाउंट ऑफ मोशन का क्या मीनिंग है? ये तो बस बोलने की बात है, अमाउंट ऑफ मोशन, बट इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? तो मोमेंटम का जस्ट मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मोमेंटम तभी होगा। पहले तो आप ये याद रखो, मोमेंटम नहीं पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तभी पिक्चर में आएगा जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और उसका मास जितना ज़्यादा होगा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, मास को हम केजी में लेते हैं और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि जैसे सपोज अगर तुम्हें कोई थप्पड़ पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस थप्पड़ की तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा जोर का झटका लगेगा, और हल्के हाथों से अगर मान लो हाथ थोड़े नाजुक हैं और वेलोसिटी है ना, और थोड़े मोटे हाथ है, बहुत भारी हाथ है और उसकी भी सेम वेलोसिटी, तो किस में ज़्यादा झटका लगेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी दोनों पे ही डिपेंडेंट है। अगर वेलोसिटी सेम है और मास ज़्यादा है तो भी झटका ज़्यादा जोर से लगेगा। जैसे अगर सपोज दोनों ही हाथ सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं आपके गालों पे, लेकिन एक भारी हाथ है और एक हल्का हाथ है, तो आपको भारी हाथ से ज़्यादा जोर की थप्पड़ लगेगा। अब मैं सपोज मास सेम ले लेती हूँ, एक ही हाथ से आपको दो बार थप्पड़ पड़ रहा है, एक बार थोड़ी कम वेलोसिटी से पड़ रहा है, एक बार थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है वो, है ना। हमारा फोर्स जो हमारे गालों पे लग रहा है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। नाम भले हमें लग रहा होगा मोमेंटम कुछ नया टर्म है, बट इट इज़ जस्ट दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ये कहा कि जब भी कोई फोर्स किसी पे लगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस जो होता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको पता है कि मोमेंटम क्या है? मास, और मास इनटू वेलोसिटी है। अब यहाँ पे चेंज की बात की है, ठीक है, चेंज की बात की है, तो चेंज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का चेंज हो रहा है, मतलब जैसे आपके वजन का चेंज मतलब क्या होता है? सपोज आपका 2 महीने पहले वजन था 60 kg, और ओरिजिनल जो आपका वजन था वो 60 kg था, और फाइनली आपका वजन हो गया 72 kg। ओके, फाइनल आपका वजन क्या हो गया? 72 kg। तो आपका चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है चेंज? मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आपका +12 हुआ है। क्या हुआ है? +12। सपोज यही चीज़ मैं अपोजिट ले लूँ कि आपका ओरिजिनल जो वजन था वो 72 था, और आपका फाइनली फिर डाइटिंग आपने की, आपका फाइनल वजन हो गया 60, ठीक है, ये फाइनल है। तो आपका चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस ओरिजिनल, मतलब 60 माइनस 72, दैट इज -12। मतलब आपका वजन 12 kg घटा है, डिक्रीज हुआ है। तो चेंज मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस ओरिजिनल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज। ओके, तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो तेजी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और वो अचानक से रुक जाता है। ओके, स्टॉप हो गया। उस ऑब्जेक्ट का सपोज हम लेते हैं 10 kg मास था,
ओके 10 kg उसका मास था, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा उसका? फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 0 इंटू 10, और इनिशियल मोमेंटम उसका क्या होगा? 10 इंटू 40। तो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? ये तो आ गया 0, इनिशियल हो गया 400, सो चेंज विल बी 0 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 400, उसका चेंज हुआ। यदि मैं फाइनल वेलोसिटी को v लेती हूँ, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी समझा है, फाइनल वेलोसिटी को यदि मैं v लेती हूँ और इनिशियल वेलोसिटी को यदि मैं u लेती हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम होगा mv माइनस mu, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। बट हमने क्या देखा? फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट ओनली द चेंज ऑफ मोमेंटम। किससे, किस पे वो प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज। अब रेट की बात करूँ, रेट का क्या मतलब होता है? जब भी हम रेट की बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम अपॉन टाइम लेते हैं कि वो कितनी देर में चेंज हो रहा है ना, उसका रेट क्या है। यहाँ पे प्राइस वाले रेट की बात नहीं हो रही है, जैसे रनिंग रेट की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होने की स्पीड क्या है, रेट क्या है। तो जब भी हम उस रेट की बात करते हैं तो हम डिवाइड बाय टाइम करते हैं, हम देखते हैं पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके, तो ये आ गया आपका उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। ओके, तो अब अगर हम इसको देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं मास को कॉमन निकाल लूँ, v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? एसेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये वाला याद होगा ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इससे आ जाएगा एसेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एसेलरेशन। ओके, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज होता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मास इनटू एसेलरेशन, और दिस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1 है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ से डिराइव हुआ फॉर्मूला है। आपको इसको एक दो बार देखना पड़ेगा रिवाइंड करके, क्योंकि अभी हम जब आगे और पढ़ेंगे तो आगे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और फिर से आपको ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन आता है आपको एग्जाम में। तो पहले तो हम अभी आगे और बढ़ जाते हैं, और फिर आपको डेरिवेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के बाद। ठीक है, तो अब हम वापस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखो, आप लोग ने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, इसमें जब भी क्रिकेटर कैच करता है बॉल को, ठीक है, अगर वो एकदम से इसको पकड़ लेगा तो उसके हाथों पे चोट ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि देखो बॉल एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, और वो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, हाई मोमेंटम होगा। ये जो बॉल रहती है इसका मास भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल वो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। और आप उसको एकदम से स्टॉप कर दोगे 0.01 सेकेंड में, 0.01 सेकेंड में आप अगर इसको स्टॉप कर देते हो तो क्रिकेटर के हाथों में इसका फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा। लेट्स टेक कि 1 किलो की बॉल थी, ठीक है, और ये आ रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया 60, और आपने उसको 0.01 सेकेंड में उसको स्टॉप कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो फोर्स कितना लगा? फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब माइनस 60, 0 माइनस 60 इज माइनस 60 एंड 0.01 सेकेंड में। तो आपके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? ये लग रहा है 6000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके देखो, 60 डिवाइड बाय 0.01 करोगे अगर, तो 6000 न्यूटन का आप पे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर यही बॉल, ये नंबर्स थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर क्रिकेटर क्या करता है, उसको कैच करते समय अपने हाथ को भी उसी डायरेक्शन में थोड़ा पुश करता है और वो टाइम पीरियड बढ़ा देता है। ठीक है, इसका टाइम बढ़ा देता है, मोमेंटम चेंज होने का टाइम बढ़ा देता है। सपोज उसने 1 सेकेंड कर लिया इस चीज, ठीक है, या 1.5 सेकेंड कर लिया, तो अब क्या हुआ? अभी भी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी और फाइनल जीरो ही हुई, बॉल तो रुकी उसके हाथ पे, तो 0 माइनस 60 तो हो गया। लेकिन अब उसने वो टाइम कितना बढ़ा लिया? धीरे धीरे 1.5 सेकेंड कर लिया। तो अब ये कितना हो गया? आपके हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है? 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना डिफरेंस आ गया देखो, टाइम पीरियड बढ़ाने से
फोर्स कितना कम हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी जल्दी से मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, और जितना वो मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप जो डेरिवेशन है वो आप कर सकते हो। डेरिवेशन करने के लिए आप सबसे पहले आप न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करोगे। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करोगे कि फोर्स, पूरा स्टेटमेंट में आप लिखोगे कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी या फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले आप ये पूरा लिखोगे, फिर आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लेके आओगे। दिस इज, ऐसा लिख दोगे आप उसको, फिर आप उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एम क्या है, वी क्या है, यू क्या है और टी क्या है, और उन सबके यूनिट्स भी डिफाइन कर दो आप यहाँ पे। फिर आप उसको एम को कॉमन निकालो, वी माइनस यू अपॉन टी लिखो, फिर साइड में आप इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, है ना, कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आप ये लिखो। देन आप उसको फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन लिखो। देन आप उसको इक्वल साइन लगा के कांस्टेंट का साइन लगाओ और लिखो k इज इक्वल्स टू 1 एंड देन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, अभी हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक दूसरे तरीके से और समझेंगे। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने फोर्स के बारे में जाना और फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की, बट हम फिर से यहाँ पे उसे रिवाइज कर रहे हैं कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो यहाँ से आया है। मास शुड बी इन kg एंड एक्सेलरेशन शुड बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का वैसे यूनिट न्यूटन भी होता है एंड 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है, तो 1 न्यूटन का फोर्स मतलब अगर मैं 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट लूँ और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी फोर्स हम लगाते हैं वो 1 न्यूटन का फोर्स होता है। अब ये तो हो गई साइंटिफिक डेफिनेशन 1 न्यूटन की, बट प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितना पुश करेंगे तो 1 न्यूटन है ना। प्रैक्टिकली जैसे अगर सपोज हम लोग वजन उठाते हैं तो 1 kg हमें पता होता है कि कितना वजन होगा अंदाजे से, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं कि 1 kg मतलब कितना होता है, क्योंकि हमने 1 kg की शक्कर उठाई है, 1 kg की दाल उठाई है, तो हमें एक अंदाज़ा लग जाता है। वैसे ही 1 न्यूटन का अंदाज़ा क्या है, तो 1 न्यूटन का अंदाज़ा ये लगा सकते हो आप, अगर आप 100 ग्राम वेट को अपने पाम पे होल्ड करोगे तो जो 100 ग्राम वेट जो है वो अगर आपके हाथ में जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब बहुत ही कम फोर्स होता है 1 न्यूटन का। अगर आप 100 ग्राम्स कोई भी चीज़ को हाथ में रखोगे तो जो पाम एक्सपीरियंस करेगा वेट को वो 1 न्यूटन का फोर्स होता है। ठीक है, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ओरिजिनली उसका स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है, बट हम इससे कहाँ तक पहुँचे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तक पहुँचे। तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक और चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स। अगर सपोज मैं इसको ऐसा फॉर्मूला बना देती हूँ, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ तो कभी भी देखो, पहले तो ये समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था कि जब भी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसमें फोर्स लग रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही कब हुआ, जब फोर्स लगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना हमारा, इसके हिसाब से हम क्या देखें कि एक्सेलरेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मास किसी का कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। 1/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, मतलब एक्सेलरेशन और मास आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज़्यादा होगा, सपोज हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज इसमें मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा
और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये वाली बात भी पता चलती है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज़्यादा, जैसे इसका मास ज़्यादा है तो इसमें कम एक्सेलरेशन और इसका मास कम है तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेम फोर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कंपेयर करते हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो ये बताता है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताता है कि जब बैलेंस फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, ना तो वो स्पीड चेंज करेगा, ना डायरेक्शन, और ना ही वो अगर रेस्ट पे है तो वो मूव भी नहीं करेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। अब सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि वो जो फोर्स है, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स आ गया है पिक्चर में, तो उसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ पिक्चर में आता है कि अगर अनबैलेंस फोर्स है, अगर फोर्स है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। सो ये एक रिलेशनशिप बताता है उस अनबैलेंस फोर्स का। ठीक है, so this marks the completion of second law of motion. In the next video, we'll see third law of motion. 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.